जय हिंद दोस्तों। दुनिया का पूरा ढांचा एक दूसरे से अलग थलग पड़ चुका है। अलगाव की इस स्थिति में न तो कोई हीरो होता है और न ही कोई स्टेट्समैन। हर कोई अपने मकसद में लगा हुआ है। बहुत से विकसित देशों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी आपस में दरारें रखते हैं। यह सब कुछ खासकर G7 की बैठक में साफ दिखाई दिया। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका जिस राह पर निकल पड़ा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यदि रूस और चीन इकट्ठे होकर ईरान के साथ खड़े हो गए तो क्या होगा? G7 देशों के सामने यह संकट है कि वे किस प्रकार इजराइल के हमले पर अपने समर्थन की मुहर लगाएं। इसके लिए एक आम सहमति बननी होगी और उस सहमति के लिए यह कहना पड़ेगा कि हर देश इस समय चाहता है कि युद्ध रुके। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठाए। हर देश चाहता है कि इस युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रहार न हो। हालांकि अमेरिका अब भी अपने स्वार्थों को पहले देखने वाला देश बनेगा। इन सब बातों के बीच दो बड़े सवाल खड़े हैं। पहला, क्या सच में ईरान व इजराइल के बीच लड़ाई रुकेगी? दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की बैठक में क्यों नहीं रहे जब वे कनाडा में ही काम कर सकते थे? यह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि क्या वे वॉशिंगटन जाएंगे या फोन से काम चलाएंगे, बल्कि यह सवाल उस नई कूटनीति के बारे में है जिसमें हर देश अपनी जगह ले रहा है। यह सवाल G7 और G20 दोनों प्लेटफॉर्म पर उठता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हर जगह अहम है, जो अपने अपने हितों के तहत कदम उठा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को यह सच अब समझ में आ गया है। उन्होंने 3 बड़ी बातें ईरान को लेकर कनाडा से वॉशिंगटन जाते समय कहीं। 1, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। 2, अब सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बल्कि युद्ध का कटा समय आ गया है। और 3, उस ट्रेड वॉर की नीति जो उन्होंने शुरू की थी, अब उन्हें खुद ही समझौते की ओर जाना पड़ रहा है। G7 बैठक में ट्रंप ने केवल एक ट्रेड डील पर ही मुहर लगाई, ब्रिटेन के साथ ही। मीडिया में भी उन्होंने यह बात बताई, जबकि मेक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ था। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या यह सीज फायर की ओर बढ़ने का संकेत है या युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में कदम? अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वेंस और वाणिज्य मंत्री वैविक को ईरान से वार्ता के लिए नामित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका वार्ता करने की तैयारी में है। अब चलिए देखते हैं कि युद्ध के 5वें दिन ईरान व इजराइल की स्थिति कैसी है। ईरान में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल में 220 प्लस। घायल भी बड़ी संख्या में हैं। ईरान में 600 से ऊपर, इजराइल में भी काफी। मोसाद के मुख्यालय और ईरानी सैन्य खुफिया एजेंसी के कार्यालयों पर हमले हुए हैं। तेहरान ने तेल अवीव पर हमला किया। वहीं चीन ने भी कहा है कि जो चीनी नागरिक इजराइल में हैं, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। अमेरिका ने भी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी और एयर एम्बुलेंस खाली करने की बात कही। ये सभी संकेत हैं कि अमेरिका फिर से अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, ताकि दुनिया में वही उसका सम्मान हो जो पहले था। G7 की बैठक में यह असहज स्थिति दिखी, लेकिन अब देश अपनी विदेश नीति और मानवीय मूल्यों के तहत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह हमला सही नहीं था। जापान ने भी यही बात दोहराई। अमेरिका ने G8 को याद किया। Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that? 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. 11 वर्षों बाद पहली बार अमेरिका ने कहा कि G8 बेहतर थी, क्योंकि उसमें रूस भी था। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि यदि यह G7 नहीं G8 होता तो यह स्थिति न बनती। यह बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में रूस व चीन ईरान के पीछे खड़े हैं। रूस और ईरान के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद से रिश्ते और मजबूत हुए हैं और चीन भी ईरान के करीब व्यापारिक रूप से आ गया है।
अब अमेरिका को यह स्पष्ट लग रहा है कि यदि रूस और चीन साथ मिलकर खड़े हो गए तो यह मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने G8 की याद दिलाई। ट्रंप ने कहा कि यदि संतुलन चाहते हैं तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ट्रेड वॉर के दौरान रूस पर जब प्रतिबंध लगाए गए तब भी ब्रिक्स मजबूत होता चला गया। भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप में बेचा, जिससे भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए। बावजूद इसके चीन ने ईरानी तेल खरीदना जारी रखा। ये सौदे मलेशिया होते हुए चीन पहुंचे। 2021 में करीब 18 करोड़ 50 लाख टन, फिर 2022 में उठती हुई मात्रा तकरीबन 36 मिलियन टन, 2023 में करीब 50 मिलियन टन और बीते 2024 में 72 मिलियन टन तक। इसके अलावा चीन ने ईरान में $400 अरब का ढांचागत निवेश किया। उस समय अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए, पर वहां का तेल चीन पहुंचा। तो मूल रूप यह है कि अमेरिका अब समझ रहा है कि वह जिस ट्रेड वॉर में आगे बढ़ा है उसी कड़ी में ईरान, वेनेजुएला, चीन और रूस एक साथ हैं। भारत अपनी आर्थिक नीतियों और घरेलू अर्थव्यवस्था को संभालते हुए दुनिया के सामने साफ कर रहा है कि वह इस समय किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता। यही बात उसने रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान दोनों मामलों में कही है। लेकिन अब अमेरिका के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा है। अगर सच में स्थिति ऐसी बन रही है तो अमेरिका की भूमिका क्या होनी चाहिए? भारत पाकिस्तान के बीच उसने सीज फायर कराई है, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 15 बार। इसी वजह से सवाल उठता रहा कि अमेरिका इसमें दखल कैसे दे सकता है। कहावत नहीं, इस बार ट्रंप ने साफ कहा है कि अब वह इजराइल ईरान के बीच सीज फायर नहीं कराएंगे। जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी सीज फायर की बात उठाई तो ट्रंप ने बिना देर किए कह दिया कि मैक्रोन सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कहा? अब हम वापस सीज फायर नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। फ्रांस पर कटाक्ष करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह सिर्फ एक मीडिया स्टंट था और अमेरिका वापस नहीं लौटेगा। यह जो भी फैसला वे ले रहे हैं वह केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की स्थिति से जुड़ा है। G7 की बैठक में देश आपस में टकरा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ जब ट्रंप कनाडा में थे। तब उन्होंने कहा था कि ईरान यह युद्ध नहीं जीत सकता, उसे अब बातचीत करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे जहाज से वॉशिंगटन लौटे, एक पत्रकार ने पूछा, क्या अमेरिका सीज फायर की दिशा में कदम बढ़ाएगा? ट्रंप ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, यह रियल एंड है, नॉट ए सीज फायर। यानी अब वह युद्ध के पूरा खत्म होने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की मौजूदगी अब एक प्रभावशाली व्यापारी और बड़े कारोबारी की तरह है। अमेरिका फर्स्ट नारा उनके आर्थिक नीति के पीछे है, जिसमें टैरिफ वॉर शामिल है। वे अच्छी तरह समझते हैं कि मुनाफा किसे कहते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि ईरान के साथ चीन और रूस का साझा हित तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 साल में रूस ने ईरान के साथ अपना व्यापार लगभग 25% बढ़ाया है। चीन की भूमिका भी बड़ी हो रही है। वह ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के कच्चे माल भेज रहा है, साथ साथ नौसैनिक अभ्यास भी कर रहा है। ईरान 2023 में शंघाई संगठन में शामिल हुआ और 2024 में ब्रिक्स में। इन 2-3 वर्षों में जो तेजी थी उसमें रूस चीन ईरान का सहयोग बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगता है कि अगर यह बाजार चला गया और रूस चीन साथ आ गए तो वह न सिर्फ व्यावसायिक अवसर खो देगा बल्कि सामरिक जगह भी पीछे रह जाएगा। यह इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अभी G7 में लगभग सभी ट्रेड डील अटकी पड़ी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, मेक्सिको और कनाडा, किसी के साथ भी डील पक्की नहीं हुई। लेकिन अमेरिका ब्रिटेन के बीच एक डील 5-10 पॉइंट्स पर तय हुई है। इस डील में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे मीडिया सामने कहा, The great Prime Minister of the UK, and we just signed a document. This is sorry about that. A very important document. A little windy out here. Give it a. We just signed it, and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones. यह इसलिए अहम है क्योंकि इस डील की नींव पर अमेरिका के कॉमर्स मंत्री और उपराष्ट्रपति भी ईरान से बातचीत करेंगे। उनसे व्यापार का सवाल जुड़ा है और युद्ध को टालने की कोशिश होगी। साथ ही एक दूसरी दिशा भी दिखाई दे रही है।
अमेरिका फिर से अपनी पुरानी ताकत का एहसास दिलाना चाहता है। ट्रंप ने तेहरान में मौजूद अपने नागरिकों को निकालने का ऐलान किया, साथ ही चीन और भारत ने भी अपने अपने लोगों को चेताया। यानी सब देश एक साथ कह रहे हैं, जो अपने नागरिकों को वहां भेजे हैं उन्हें वापस बुला लें और युद्ध के बीच ना रहे। यह दिखाता है कि यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, बल्कि यह ट्रेड वॉर से जुड़ी नीति का हिस्सा है, जहां टैक्स दर घटाई गई है और अमेरिकी बीफ, एथेनॉल, कृषि आयात के लिए बाजार को खोल दिया गया है। G7 की बैठक की परछाई ईरान, इजराइल की तकीर पर थी, इसलिए G7 के भीतर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इजराइल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अंत में सभी ने सहमति बनाई कि G7 का बयान सबके साथ जारी हो, और अमेरिका ने इच्छा व्यक्त की कि G7 के सभी साथी इजराइल के साथ खड़े दिखें। अब उस बयान की मुख्य बातें समझ लीजिए, जो G7 की तरफ से इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जारी किया गया था। इस बयान में सबसे पहले यह बात दोहराई गई कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। G7 देशों ने कहा कि हम इजराइल की रक्षा के लिए अपना समर्थन फिर से जाहिर करते हैं। दूसरी बात यह थी कि ईरान इस पूरे क्षेत्र में अशांति और आतंक का एक बड़ा कारण है। G7 ने इस बात को साफ कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी संकट का समाधान जल्दी किया जाए तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में दुश्मनी की स्थिति काफी कम हो सकती है, जिसमें गाजा में चल रहे युद्ध को भी रोका जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस लड़ाई को रोका गया तो इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे हमले भी रुक सकते हैं, यानी फिर से एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर इस तरह के युद्ध लगातार चलते रहे तो ऊर्जा से जुड़ा पूरा वैश्विक बाजार गड़बड़ा जाएगा, खासकर कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि बीते 5 दिनों में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20% तक बढ़ चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, जो व्यापारिक आवाजाही हो रही थी वो भी इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में एक झटके में 50% तक महंगी हो गई है। शायद इसीलिए पहली बार बहुत औपचारिक तरीके से जब कुछ देशों को आमंत्रित किया गया तो यह भी देखने को मिला कि कौन कौन से देश मंच पर एक साथ खड़े हो रहे हैं और कौन नहीं। हमारे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है उसमें G7 देशों के साथ 2 आमंत्रित चेहरों की झलक दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन तो शामिल हैं, लेकिन भारत इस बार उस मंच पर नहीं है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत को छोड़ दिया गया हो। तो क्या G7 की इस बैठक ने उन परतों को हटा दिया जो अब तक सिर्फ विकसित और आधुनिक देशों के संगठन की पहचान बनी हुई थीं? अब बात करते हैं उन 3 बड़े सवालों की जो इस बैठक के बाद उठ खड़े हुए। पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पर हमला बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अब पुराने G8 वाले दौर की वापसी संभव नहीं, जिसमें रूस भी शामिल हुआ करता था? क्या चीन को इस बातचीत में शामिल करना अब और मुश्किल होता जा रहा है, जबकि संवाद की शुरुआत तो की ही जा सकती है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? वो साख जब अमेरिका के एक रुख से ही मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में युद्ध रुक जाते थे और सत्ता परिवर्तन हो जाया करता था। क्या अब ट्रंप फिर से वैसी ही भूमिका निभाने को तैयार हैं? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर अमेरिका सिर्फ अपनी आर्थिक ताकत के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है तो अब उसे यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर वह रूस और चीन को अलग अलग खड़ा नहीं कर सका तो उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जाएगी। ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था जब पाकिस्तान के साथ भारत को लेकर अमेरिका ने खेल खेलने की कोशिश की, जब मिडिल ईस्ट में इजराइल को लेकर 2-3 तरफा चालें चली गईं और जब चीन के साथ व्यापारिक टकराव की स्थिति बनी। लेकिन रियल अर्थ मिनरल्स को लेकर जो संकट अचानक अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, उसने अमेरिका को परेशान कर दिया। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ हुए समझौते के जरिए इस बात की योजना बनाई थी कि अब वह चीन पर निर्भर नहीं रहेगा और खुद रियल अर्थ मिनरल्स प्राप्त कर लेगा। मगर हकीकत यह है कि ना तो रूस यूक्रेन का युद्ध थमा, ना ही इजराइल ने गाजा पर हमला रोका, और इन सब के बीच ईरान के पीछे रूस और चीन मजबूती से खड़े हो गए। अब हर देश अपनी आर्थिक नीति को आगे रखकर अपनी कूटनीति खुद तय कर रहा है, और यही वजह है कि अब G7 जैसे मंचों पर भी इसका असर साफ नजर आने लगा है।
इसलिए अब अमेरिका को अपनी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और मिडिल ईस्ट से जुड़ी कूटनीति पर नए रास्तों की खोज करनी होगी। शायद इसीलिए G7 की बैठक खत्म होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वॉशिंगटन लौटना एक बहुत जरूरी कदम बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद।